Hello guys, let's crack UPSC CSC and myself K Mukesh Singh, and today I'm going to discuss the part 2 lecture on nuclear reactor. So earlier whatever I already discussed, so I will continue that lecture from there. And before going to start this session, as you all know, Unacademy is the India's largest learning platform for civil services, and every aspirants, those who till date not get any subscriptions. So first of all, take subscription in order to join and assess the special class and all those things that are required for the civil services. So once you will get subscription, so you are allowed to join daily live classes, get a structured course, participate in live tests and quizzes, and access unlimited videos, and you are also allowed to download multiple PDF. So for that you need to do one thing, just download Unacademy learning app, and once you download it, now you are allowed. So remember all these things. And myself K Mukesh Singh, your faculty of anthropology optionals in GS. I am taking classes of science, technology, general science and ecology environment. ये सारा मैं क्लास लेता हूँ, and under my expertise many students got final result in IAS and IFS examination till date, and currently I am working in Delhi as a faculty of science tech and general science, environment ecology and in optional anthropology at several most reputed academy of civil services. And this is my link to टेलीग्राम में, आप टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ना चाहो तो वहाँ पे आप मुकेश सर @of अनअकैडमी, और यहाँ पे दिया हुआ है एक और लिंक, तो दोनों लिंक से आप जुड़ सकते हो. इसके अलावा along with me at this platform you will get guidance of more than 100 top educators of India, and these are the upcoming courses. ये सारे क्या upcoming courses हैं. तो those who yet not ज्वाइन, तो आपको ये सारे कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा, सबका क्लास आप लोगों को प्रॉपर मिलेगा. एंड यहाँ पे मैं अब बात करने जा रहा हूँ थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर का, कि सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो उसका फी क्या पे करना होगा. तो देर आर टू काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, वन इज द प्लस एंड अदर इज द आइकोनिक. ये जो फी दिया हुआ है और ड्यूरेशन है ये प्लस का है. प्लस कोर्स का आप यहाँ पे देख सकते हो कि वट इसका ड्यूरेशन क्या है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ में ये प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को अवेलेबल हो रहा है. और दूसरा आप लोग देख सकते हो इसके जो फी है यहाँ पे, वो फी भी दिया हुआ है 9,000 से लेकर के 90,000 तक का फी है ये, अलग अलग ड्यूरेशंस में. और इस पे भी आपको कंसेशन मिल रहा है. और फॉर कंसेशन के लिए आप लोगों को करना ये होगा कि आप यूज करें इस कोड को MKS1 को, इन ऑर्डर टू गेट इमीडिएट 10% कंसेशन ऑन द इंटायर फी. वंस यू विल टेक प्लस सब्सक्रिप्शन, इससे फायदा ये होगा कि आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकोगे आप, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिल जाएगा, ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अब इसके बाद दूसरा यहाँ पे आता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन है. और यहाँ पे भी आप MKS1 कोड को यूज करके आप मेरा स्पेशल क्लास कर सकते हो और कई सारे फैकल्टी से आप क्लास ले सकते हो. और 10% कंसेशन यहाँ भी आपको मिल रहा है. सिर्फ करना आप लोगों को इस कोड को यूज करना है. और यहाँ पे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोर्स, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक. सो एवरीथिंग दैट आर नीडेड फॉर द सिविल सर्विसेज, जो भी चीज सिविल सर्विसेज की चाहिए वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल रहा है. तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे देख रहे हैं क्लास को, आप बिल्कुल से सब्सक्रिप्शन लीजिए यहाँ पे. अब बात यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऑप्शनल का, ये ऑप्शनल का दिया हुआ है. और ऑप्शनल में भी आप लोग को 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो. और यहाँ भी अगेन यू विल अलाउ, ओके, आपको 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पे चाहिए, तो आप MKS1 कोड को यूज कर लेना और आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अब रही बात सिविल सर्विसेज के लिए क्या क्या चाहिए. सो सी, दोज हु आर फ्रेशर्स, बिगिनर्स एंड स्टार्टर्स, जो भी लोग अभी अभी प्लान कर रहे तैयारी करने के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पे करना ये होगा कि आप सब्सक्रिप्शन लेकर के आप अपने आप को रीशेड्यूल कर सकते हो, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपने पढ़ाई की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर सकते हो. और आज का हम लोग का टॉपिक है जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं कि, तो आपको ये समझ में आ गया व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ द क्लासेस. क्लास का क्वालिटी क्या है ये समझ में तब आएगा जब आप क्लास करोगे. तो ओके, आप थॉरोली पूरे क्लास के को समझने का प्रयास करो, पूरे क्लास को सुनो, सीखो, समझो,
और अगर कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मुझसे सवाल पूछिए एंड आई विल आंसर यू प्रॉपरली। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और मैंने पहले ही बता दिया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर पर हम लोग बात कर रहे हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। मैंने लास्ट डेफिनेशन में बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर आर द हार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट in which chain nuclear reaction in a controlled manner carried out that produces heat to a physical process called fission, and that heat is used to make steam, and that spins a turbine to produce electricity. Is it clear? न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट का ये कहते हैं उसका हृदय है, जहां जिसके भीतर इसके कोर में इसके कंटेनमेंट में न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल तरीके से, नियंत्रित तरीके से कराया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल को डाल करके। और उस फ्यूल के डालने के बाद जब वो फ्यूल टूटता है तो टूटने से, ठीक है, जो बॉन्ड ब्रेक होता है उससे जो एनर्जी पैदा होता है उस एनर्जी से स्टीम जनरेट करता है। और ये इस स्टीम को जब हम टरबाइन पे गुजारते हैं तो वो टरबाइन का जो पंखा है वो घूमना शुरू होता है एंड दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। मैंने भी बताया था कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। सो देयर आर 5 कंपोनेंट टू मोस्ट टाइप ऑफ रिएक्टर। किसी भी रिएक्टर का मेनली जो कंपोनेंट होता है वो 5 कंपोनेंट होता है। और मैंने उसमें बताया था आप लोगों को, पहला है फ्यूल, मैंने दूसरा बताया था आप लोगों को फ्यूल के बाद कंट्रोल रॉड हो गया, मॉडरेटर हो गया, कूलेंट हो गया और रिएक्टर का वॉल या कंटेनमेंट हो गया। फ्यूल पे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे बात कर चुके हैं। जो शेष बात बचा हुआ था मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे कर देता हूँ। आज फ्यूल हम लोग यूज क्या करते हैं, यूरेनियम को यूज करते हैं, थोरियम को यूज करते हैं, प्लूटोनियम को यूज करते हैं। अब यूरेनियम का 2 फॉर्म होता है। यूरेनियम मैंने पहले बताया था 238 और 235, जहाँ पे 238 जो फ्यूल है ये नेचुरल यूरेनियम होता है। यूरेनियम 238 समझ लो, पहले आप लोग सुन लो बात को। यूरेनियम 238 का तो नेचुरल होता है और कहते हैं ये पुअर न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए हमें फास्ट न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ता है। बाई स्लो न्यूट्रॉन हम इससे फ्यूजन को हम प्रोड्यूस करने में डिफिकल्टी होता है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। एंड दैट्स व्हाई यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 जो नेचुरल यूरेनियम है उसको हम लोग पुअर फ्यूल कंसीडर करते हैं। दूसरा है, वैसे ही एक है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 नेचर में हमें मात्र 0.7% मिलता है और 0.7% का हम यूज करके, ठीक है, आउट ऑफ 100% जब हम यूरेनियम के ओर से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से हमें मात्र 0.7% यूरेनियम 235 मिलता है, जो फ्यूल होता है एक्सेलेंट। पर उसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं कि उसका अमाउंट बहुत कम होता है, इसलिए हम उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ यूरेनियम 238 में यूरेनियम 235 के परसेंट को बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ यूरेनियम 238 में 235 के परसेंटेज को बढ़ाना। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिंग मैग्नेट मेथड का यूज कर सकते हैं, या हम लोग न्यूक्लियर लेजर, या जिसे हम लोग लेजर आइसोट्रोपिक सेपरेटर टेक्निक कहे थे, उसका यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इनरिच द ओके uranium, means increase the percentile of uranium 235 into a pellets of uranium 238। यूरेनियम 238 का जो पिलेट्स है उसमें 235 के प्रोपोर्शन को बढ़ाना पड़ता है। तो आई होप कि ये अब है। यहाँ पे आप लोग देखोगे प्लूटोनियम भी एक फ्यूल है, थोरियम भी फ्यूल है। इंडिया के पास यूरेनियम का भंडार बहुत बड़ा नहीं है, हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड इसके भंडार है। हमारे पास थोरियम का दुनिया का 5वां भंडार है। India has alone, okay, 1/5 of the entire world थोरियम, ठीक है। और ये थोरियम आप केरल के समुद्र के किनारे, ठीक है, वहाँ के सैंड्स में मोनोजाइट ओर के रूप में मौजूद है। पर वो भी पुअर फ्यूल है, उसे भी इनरिच करने की आवश्यकता होता है ताकि हम उसको यूज कर सकें, या उससे हम यूरेनियम 233 के साथ हम मिला करके हम उसका यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल, ठीक है। और उसके लिए हमें अपना रिएक्टर डेवलप करना पड़ेगा। और अभी जो हमारे पास जो भी रिएक्टर हैं वो सब यूरेनियम बेस्ड हैं, और ठीक है, ये बातें हमें समझना होगा। अब यहाँ पे जो प्लूटोनियम का बात है, प्लूटोनियम क्या होता है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये रिएक्शन के दौरान ये क्रिएट होता है। और प्लूटोनियम कहते हैं कि ये एक्सेलेंट फ्यूल होता है, ठीक है, क्योंकि
ये एक ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। ये एक्सेलेंट फ्यूल क्यों है? क्योंकि ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है एंड इट इज अ मैन मेड। ये मैन मेड मैंने क्यों बोला? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में ड्यूरिंग रिएक्शन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऑफ प्लूटोनियम ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऑफ यूरेनियम ये प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होने के बाद ये इसलिए एक्सेलेंट इसको हम लोग और मानते हैं क्योंकि ये स्लो न्यूट्रॉन या फास्ट न्यूट्रॉन किसी से भी स्ट्राइक करोगे तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट करता है। ये हाईली फिसाइल मटेरियल होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एक्सेलेंट फ्यूल। सबसे बेस्ट कोई फ्यूल है तो वो है प्लूटोनियम। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसके अलावा प्लूटोनियम के विषय में हम लोग ये भी कहते हैं कि ये अपॉन कंबशन या इसका जब यूज करते हैं तो ये जेनन जो गैस होता है, so it releases least amount of xenon gas which is radioactive and therefore it is less poisonous than other nuclear fuel। प्लूटोनियम खुद भी रेडियो एक्टिव है, और जो ये जेनन गैस को ये कम, ठीक है ना, कम बहुत कम मात्रा में रिलीज करता है, और प्लूटोनियम, ठीक है, और ये गैस क्या होता है, कम पॉइजनस होता है, ठीक है ना। दूसरा, इसका जो ब्रीडिंग रेशियो है मैंने कहा था कि ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलेंट। स्लो और फास्ट न्यूट्रॉन दोनों से रिएक्ट करता है इसलिए एक्सेलेंट है, ठीक है ना। एंड इट रिलीजेस मोर न्यूक्लियर एनर्जी पर यूनिट मास and therefore it is considered as the more excellent fuel in compared to यूरेनियम 235, 238 और थोरियम। पर प्लूटोनियम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के दौरान पैदा होता है, एंड वट एवर प्लूटोनियम जो हमें पैदा होता है उसका हम यूज कर रहे हैं इंडिया के सेकंड जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये तो हो गया भाई फ्यूल का बात जो मैंने बताया आप लोगों को, और मैंने फ्यूल में लिखा हुआ कि यूरेनियम इज बेसिक फ्यूल एज ए फ्यूल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो पिलेट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और इसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी का आवश्यकता पड़ता है, हमें आवश्यकता पड़ता है थोड़े से, ठीक है, न्यूट्रॉन सोर्स का, और न्यूट्रॉन सोर्स से जो वंस भी स्ट्राइक तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड यूजुअली दिस इज बेरिलियम मिक्स्ड विथ पोलोनियम, रेडियम और अदर अल्फा इमीटर होता है एज ए न्यूट्रॉन सोर्स के रूप में। इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे, इतना बात मैं चर्चा कर चुका था। आज का जो हमारा लेक्चर है, अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आगे का हम लोग बात करेंगे आज दूसरा हमारा कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड क्या होता है, पहले इसको समझो सीखो आप लोग, फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज कंट्रोल रॉड, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड इसका काम ही है कि रिएक्शन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है उस रिएक्शन को कंट्रोल मैनर में कैरी आउट करना, ठीक है। So whatever reaction that takes place in nuclear reactions, so that must go smoothly, ठीक है। और इसलिए तो वहां पे क्या करता है, so these are made with neutron absorbing materials such as cadmium, hafnium और बोरन। मतलब रॉड किसका बना हो सकता है, कैडमियम का हो सकता है, बोरन का हो सकता है और हैफनियम का हो सकता है। हैफनियम हो सकता है आपको रेयर पूछे, और मोस्टली कैडमियम या बोरन के रॉड का हम लोग यूज करते हैं। एंड आर इंसर्टेड और विड्रॉ फ्रॉम द कोर टू कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन। काम क्या है, टू कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन और टू हॉल्ट इट इन सम पीडब्ल्यूआर। पीडब्ल्यूआर का मतलब हुआ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। Special control rod are used to enable the core to sustain a low level of power efficiently, ठीक है ना। Secondary control system involve other neutron absorber, usually boron in the coolant, and its concentration can be adjusted over time as the fuel burns up. So PWR control rods are inserted from the top, PWR, ठीक है ना, form blade from the bottom of the course। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे आएगा, सिंपल आएगा, कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है और कंट्रोल रॉड किसका बना होता है। तो दो बातें आप लोग याद रखना है, कंट्रोल रॉड आर मेड अप ऑफ कैडमियम, हैफनियम और बोरन्स, एंड द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड इज टू एब्जॉर्ब द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ओके, दैट जनरेट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये बातें आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कुछ बातें और जान लो। कंट्रोल रॉड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे तो दो बातें, किसको कंट्रोल करेगा तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन को करेगा। क्या मेंटेन करना इसको है, तो टू कंट्रोल द रेट ऑफ चेन रिएक्शन एंड पावर लेवल विद इन अ रिएक्टर। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल रॉड, एंड दिस सिस्टम इंक्लूड
अगर कोई बच्चे देख रहे हो क्लास को, सो ऑलवेज रिप्लाई। जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल रिप्लाई करते चलें, मैं आप लोगों का आंसर भी पढ़ते चलूँगा। तो एनीवन दोज हू हैव एनी क्वेश्चन आस्क, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग समझाते हुए क्लास को आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। तो दिस सिस्टम इंक्लूड नंबर ऑफ डिवाइस सेंसिंग एलिमेंट्स दैट मेजर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इन द रिएक्टर। तो कंट्रोल रॉड कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, और वो एब्जॉर्बर क्या है, वो कैडमियम और बोरन है। मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ। एंड और जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होता है, द न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग कंट्रोल रॉड, कब, जब ये जो एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्ब होने के बाद रिएक्शन को ये एक स्मूथली मेंटेन किए रखता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड जो कंपोनेंट यहाँ पे वो है मॉडरेटर। तो यहाँ पे जो मॉडरेटर हुआ, एज ए मॉडरेटर हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं। एज ए मॉडरेटर हम लोग हेवी वाटर को यूज करते हैं और ग्रेफाइट को यूज करते हैं। तो मटेरियल इन द ओके, मॉडरेटर का काम क्या होता है कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं उसके स्पीड को कम करना, ठीक है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो क्योंकि रिएक्टर में न्यूट्रॉन जनरेट होते रहता है, वंस रिएक्शन इज स्टार्टेड and as a result that this neutron starts wandering and and as a result of that further बहुत सारे न्यूट्रॉन बनते रहता है। तो न्यूट्रॉन के स्पीड को थोड़ा और कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर को। दो बात यहाँ पे एक डिफरेंस समझिए। मॉडरेटर का काम है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्पीड को स्लो डाउन करना, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। जबकि कंट्रोलर का काम होता है टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन दैट जनरेटेड और that may make reactors core volatile, रिएक्टर को वोलाटाइल होने से बचाना होता है, ठीक है, ताकि रिएक्शन स्मूथली कैरिड आउट होते रहे। अब यहाँ पे हमने कहा मॉडरेटर के तौर पर हम लोग वाटर को यूज करते हैं, मॉडरेटर के तौर पर हम लोग हेवी वाटर को यूज करते हैं और ग्रेफाइट को यूज करते हैं। ग्रेफाइट से आप लोग सब लोग परिचित हो, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन कैल्यूट्रॉप है। वाटर सबको पता है आप यहाँ पे। और हेवी वाटर जो है ये क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। हेवी वाटर क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हेवी इसलिए है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन पाया जाता है, 1 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है। जैसे वाटर को लिखते हो तो यहाँ पे लिखते हो 1H1, ठीक ना। आप हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, कौन कौन सा, प्रोटियम को बोलते हैं 1H1, ड्यूटेरियम को बोलते हैं 1H2 एंड ट्राइटेरियम को बोलते हैं 1H3। अब यहाँ पे देखोगे एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है यहाँ पे, तो हाइट इसमें, और यहाँ पे देखोगे एक इलेक्ट्रॉन है तो उतना ही प्रोटॉन होगा, और एक एक्स्ट्रा क्या है, वो एक्स्ट्रा इसमें जो 2 लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ 1 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, ठीक है, दिस इज द प्रोटियम, दिस इज द ड्यूटेरियम। और जब ये ड्यूटेरियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बन जाएगा, D2O, और ये D2O को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स। और यही ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या है, ये हेवी वाटर है। एंड व्हाई हेवी वाटर आर हेवी, because it has 1 extra neutron, that's why it is heavy। ये heavy क्यों है, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा इसलिए heavy है। ये बातें आप सबको याद रखना है। अब हेवी वाटर के विषय में थोड़ा सा कुछ बातें और मैं बताऊं आप लोगों को। इंडिया के विषय में कहा था कि इंडिया में जो भी हम लोग हेवी वाटर का यूज करते हैं, हेवी वाटर इन जनरल वाटर में नेचुरली पाया जाता है। जैसे आप एक गिलास पानी पीते हो, उस पानी में भी हेवी वाटर होगा, ठीक है। ये बात आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, जो पानी पीते हो उस पानी में भी। तो अब कितने मॉलिक्यूल होगा, वाटर के 400 से 500 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, हेवी वाटर का होगा। वाटर के 400 से 500 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल हेवी वाटर का नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। दूसरा कमर्शियली अगर हम बात करें, जो हेवी वाटर है, ठीक है, इसको हम लोग तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एंड इट इज एन ऑर्डिनरी वाटर इन विच द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आइसोटोप्स आर रिप्लेस्ड बाय द हेवियर ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। It is most perfect moderator, okay, out of graphite, water and any others. India has achieved self-sustaining in name of heavy water, and so India heavy water plant are situated at several places in India, चाहे वो नांगल हो, चाहे तूतीकोरिन हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे कोटा हो, चाहे हाजरा हो, चाहे
साल महाराष्ट्र में हो, ये सारे वो प्लांट है जहाँ पे हम हेवी वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हेवी वाटर एंड एक्सपोर्टर ऑफ हेवी वाटर। फॉर इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू। हेवी वाटर का अदर भी जो यूज होता है वो होता है, जैसे मान लो एज ए प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज करते हैं। एज ए माइक्रोबिसाइडल्स भी हम लोग यूज करते हैं। और वाटर से आप लोग बिल्कुल फैमिलियर हो, तो मॉडरेटर का काम है टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एंड एज ए मॉडरेटर हम लोग यूज करते हैं वाटर को, हेवी वाटर को और ग्रेफाइट को। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पे आता है, वो आता है कूलेंट का। एंड एज ए कूलेंट हम क्या यूज करते हैं, तो कूलेंट के तौर पे हम कई चीज़ों को यूज करते हैं। आज मैं उस बातों को आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ। तो सी, इन जनरल कूलेंट के तौर पे जो कॉमन है वो है वाटर को यूज कर सकते हो एज ए कूलेंट। कूलेंट के तौर पे आप लोग यहाँ पे आप सोडियम को, जो लिक्विड सोडियम है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और कूलेंट का काम क्या होता है, तो जो रिएक्टर के अंदर जो भी रिएक्शन है उसको कूल डाउन करके रखना। अ फ्लूइड सर्कुलेटिंग थ्रू द कोर सो एज टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम इट। इन लाइट वाटर रिएक्टर द वाटर मॉडरेटर फंक्शन आल्सो एज प्राइमरी कूलेंट। जो वाटर है ये या हेवी वाटर है, ये दोनों मॉडरेटर के साथ साथ कूलेंट का भी काम करता है, स्पेशली हेवी वाटर ये को, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि कूलेंट out of the given which one act both as a moderator and coolant, so your answer will be either water or heavy water. Except in BWR there is a secondary coolant circuit where the water becomes steam, ठीक है। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा कूलेंट के, मैं और थोड़ा कुछ बता दूं आप लोगों को। कूलेंट स्लाइड को देखो आप लोग, मैंने लिखा है यहाँ पे वाटर हेवी वाटर मस्ट बी मेंटेन्ड एट वेरी हाई प्रेशर। कितना होना चाहिए, 150 एटमॉस्फेयर टू इनेबल इट टू फंक्शन वेल, ठीक है। दूसरा हीलियम का भी यूज करते हैं, हीलियम मस्ट बी यूज एट सिमिलर प्रेशर टू मेंटेन सफिशिएंट डेंसिटी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। सो हीलियम को भी यूज कर सकते हैं हम लोग हैं। वाटर का भी यूज कर सकते हैं कूलेंट ग्रुप में। कार्बन डाइऑक्साइड वाज यूज्ड इन अर्ली ब्रिटिश रिएक्टर्स। It is denser than helium and give better thermal conversion efficiency. It also leaks less radially than helium. तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। And sodium has high thermal conductivity and high heat capacity, about 1000 kilojoules per meter cube at 2 atmospheric pressure। तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। If a reactor need to be shut down, अगर रिएक्टर को बंद करना है frequently, तो सोडियम पोटेशियम के मिक्सचर को हम लोग लिक्विड के फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज ए कूलेंट। लिक्विड सोडियम को कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। बट द पोटेशियम इज पायरोफॉस्फेरिक विच इंक्रीज द हैजार्ड्स। पोटेशियम से हैजार्ड्स भी होने का संभावना बना हुआ है। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा। अब थोड़ा सा देखो, जो कूलिंग सिस्टम होता है, तो दिस सिस्टम रिमूव द हीट रिलीज फ्रॉम द रिएक्टर कोर्स। तो वट एवर the heat generated in the during the reaction in the reactor core, so that heat are released by the cooling system, and it consists of pipe through which the coolant is pumped, ठीक है। When passing through the reactor core, the coolant pick up the heat, transfer the heat to another working medium through a heat exchanger, and then returns to the reactor. तो gases, heavy and light water and liquid metals such as sodium, lithium, potassium, etc. can serve as a coolant। याद रखना इस बात को। मैंने बताया कि gases, heavy and light water and liquid metal, गैस में क्या हो गया CO2, लिक्विड में क्या हो गया, लिक्विड वाटर है, तो लिक्विड मेटल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, हीलियम हो गया, इसको भी यूज कर सकते हो आप लोग एज ए कूलेंट। ये बातें आप लोग को प्रीलिम्स के तौर पे याद रखना है। So the heat produced depend upon the number of fission takes place in reaction per second within a reactor, which in turn depend upon the number of neutron present in the reactor। ये बातें आप सबको याद रखना है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग जो लोग देख रहे हैं इस पूरे क्लास को, आप बिल्कुल इस सेशन को आप एंजॉय कीजिए। और ये क्लास काफ़ी शानदार आप यूपीएससी के लिए होगा। सारा मेरा वीडियो देख सकते हो, सारा मेरा क्लास यूट्यूब पे भी देख सकते हो, और स्पेशल क्लास में आकर के आप सारे क्लास को अच्छे से देख सकते हो। एंड द फिफ्थ कंपोनेंट इज द कंटेनमेंट और वॉल ऑफ रिएक्टर। एंड यू ऑल नो
The structure around the reactor and associated steam generator, which is designed to protect it from outside intrusions and to protect those outside from the effect of radiation in case of any serious malfunction inside. So it is typically a meter thick concrete and steel structure होता है ये, इसको याद रखना है। ये रिएक्टर का क्या है, बेसिकली वॉल है, या ये इसको हम लोग बोलते हैं कंटेनमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये 2 लेयर का बना होता है, दैट आर फिल्ड विद वाटर, okay, and that not allow the radiation to move out from the reactors and affects the persons, scientists and people, those who are working outside the reactors and even lives outside the nuclear power plant, तो उससे ये बचाता है ये। तो दीज आर द कंपोनेंट। अब यहाँ पे आप लोग जानते होंगे जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होता है, ठीक है, ये रिएक्टर कई टाइप का होता है। न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है ये कई टाइप का होता है, और जो कंटेनमेंट है या जो रिएक्टर का जो वॉल है ये बेसिकली मैंने कहा अभी एक प्रकार का अरेंजमेंट है या प्रोटेक्शंस है, ठीक है, जो रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, और इसके लिए इसको सील्ड कंप्लीटली सील्ड किया जाता है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। क्योंकि होता क्या है, इन फिशन रिएक्शंस, ठीक है, इमिशन ऑफ रेडिएशन लाइक अल्फा बीटा एंड गामा रे ये होते रहता है, and exposure to these reactions are dangerous for the health of the people and the persons those who work near the reactor. Okay, and that's why it must be closed in a closed circuit or wall that are made up of either steel or concrete, which are capable of stopping these radiations, जो इस रेडिएशंस को रोकने में कैपेबल हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का टाइप्स का क्या है, तो समझते हैं इस बात को हम लोग। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, चलिए एक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, रिमेंबर इट। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो पढ़े होंगे आप लोग भी, रिएक्टर का जो क्लासिफिकेशन तो हम लोग कई तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन जो मैं अभी जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप लोगों को जो बात याद रखना है, एक तो होता है जनरेशन के आधार पर होता है, ठीक है, कि कौन से जनरेशन पे है। दूसरा उसके अंदर हमने मॉडरेटर यूज किया हुआ है तो उसके आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडरेटर। तीसरा होता है कि इसमें हम लोग जो न्यूट्रॉन कौन, ठीक है ना, रिएक्टर के वर्किंग मैकेनिज्म के आधार पर भी कर सकते हैं कि रिएक्टर का टाइप क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे आज के इस क्लास में देखेंगे, ठीक है ना, मोड ऑफ वर्किंग ऑफ रिएक्टर, ऑन दैट आई एम गोइंग टू क्लासीफाई द रिएक्टर्स। और रिएक्टर को हम लोग मोड ऑफ वर्किंग के आधार पर 3 तरह में हम लोग बांटते हैं। एक होता है थर्मल रिएक्टर, याद रखना आप लोग 3 तरह का रिएक्टर है, एक है थर्मल रिएक्टर, दूसरा होता है फास्ट रिएक्टर, और तीसरा होता है ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर, तो थर्मल रिएक्टर, फास्ट रिएक्टर एंड ब्रीडर रिएक्टर, ये 3 तरह का रिएक्टर को हम लोग जनरली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग जो लोग इस क्लास को देख पा रहे हो, तो मैं यही कहूँगा पूरे क्लास को देखते चलिए, और डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और यूपीएससी की तैयारी में इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाला है। So did not to miss anyone and don't forget to subscribe, share and like the video। और इसके अलावा आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जब भी लोग ऑलवेज यूज माई कोड MKS1 इन ऑर्डर टू, ओके, MKS1 सबको लीजिए आप लोग ताकि आप कंफर्ट रह सकें। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो थर्मल रिएक्टर क्या होता है, ठीक है। थर्मल रिएक्टर का मतलब हुआ इट मेक यूज ऑफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। इसमें हम लोग ये वो रिएक्टर में स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का यूज करते हैं, याद रखना, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट द फिशन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन को कैरी करने के लिए।
ठीक है ना। एंड यूज अ मॉडरेटर, इसमें हम लोग मॉडरेटर का भी यूज कर सकते हैं। इट इज रेजिस्टेंट टू प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स एंड दस मोस्ट कॉमनली फाउंड न्यूक्लियर रिएक्टर इन द वर्ल्ड कौन सा है? थर्मल रिएक्टर है। ठीक है। दूसरा आप लोग याद रखो यहाँ पे जो फास्ट रिएक्टर होता है, इसमें हम लोग फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का यूज करते हैं। यहाँ पे स्लो हो गया तो यहाँ पे फास्ट न्यूट्रॉन का यूज करेंगे, फास्ट न्यूट्रॉन का यूज करेंगे। ठीक है। और इससे फायदा ये होगा कि हम लोग इसमें कई तरह का जो फ्यूल है, चाहे वो प्लूटोनियम हो, चाहे वो थोरियम हो, ठीक है, तो थोरियम डिराक यूरेनियम हो या यूरेनियम 235 हो, ठीक है, इसका यूज करेंगे। और इंडिया ने जो भी खुद से रिएक्टर डेवलप किया हुआ है वो सबके सब क्या फास्ट रिएक्टर्स हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, रावत भाटा हो गया, ठीक है, कलपक्कम हो गया, नरोरा हो गया, काकरापाड़ा हो गया या कैगा हो गया। इन सभी जगहों पर जो रिएक्टर लगा वो सबके सब क्या फास्ट रिएक्टर है। और थर्ड जो रिएक्टर का टाइप है वो है ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, ये क्या है? ब्रीडर रिएक्टर। याद रखना आप लोग, ब्रीडर रिएक्टर का मतलब हुआ इस रिएक्टर में, ठीक है ना, जो भी आप फ्यूल यूज करोगे, इन कंपेयर टू अमाउंट ऑफ यूज ऑफ द फ्यूल रिएक्टर गिव्स यू मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी। जितना फ्यूल यूज करते हैं उसके तुलना में कई गुना आपको ये एनर्जी देगा। दूसरा कारण ये भी इसका है, इस रिएक्टर में जो फ्यूल का मैक्सिमम पार्ट कंज्यूम होता है। तीसरा, ये जो रिएक्टर है ये इट प्रोड्यूसेस मोर फिसाइल मटेरियल्स, ठीक है, देन इट बर्न्स। जितना ये जलता है उससे ज़्यादा ये फिसाइल मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। एंड बाई कन्वर्टिंग अ फिजनेबल, ठीक है, मटेरियल्स इनटू अ फिसाइल मटेरियल्स, एंड दैट्स वाई जो ब्रीडर रिएक्टर है वो एक शानदार रिएक्टर माना जाता है इंडिया के पर्सपेक्ट में। और दुनिया में हम लोग कहें, अगर दुनिया में एकमात्र फंक्शनल जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है, उस उसको भी इंडिया में स्थापित किया गया है। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे मैं अलग से एक आप लोगों को क्लास लूँगा, तो वहाँ बताऊँगा इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तब तक के लिए सारे बच्चे इस बात को याद रखें। और इस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हो, इतना आप लोग याद रखिए और फिर हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए थैंक यू। एंड आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग, use this code MKS1 in order to join the Unacademy and to get subscription। इस कोड से आप ही को फायदा होगा, इस कोड को यूज करोगे तो आप स्पेशल क्लास कर सकते हो। तो MKS1 कोड को यूज करके आप स्पेशल क्लास में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आप लोग पहले तो इस कोड को याद रखो, MKS1 को यूज करना है ताकि स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सको। दूसरा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो दो चीज आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर आप मिस कर रहे हो क्लास को और अपने तैयारी को आप स्लो डाउन नहीं कर सकते हो। सो डोंट मिस, डोंट फॉरगेट एनीथिंग, रिमेंबर एवरीथिंग। थैंक यू, बाय।